जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी परिवार पर एक बार फिर से। आज है 5 सितंबर टीचर्स डे, तो आप सभी को मेरा बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच इतनी सारी विशेष के लिए, और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं उनके लिए भी बहुत सारा प्यार। आज की जो क्लास है मेरे प्यारे भाई बंधु, वो है कौन सा टॉपिक चल रहा है आपका? टेंस टॉपिक चल रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रदर, एवरीथिंग इज ओके, फाइन, गुड। चलिए ठीक है। देखो सब कुछ ठीक है। नमस्ते सभी को, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। नमस्ते सभी का, शुक्रिया, हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू सो मच। अभी आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो सीख लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि मैंने कल आपको ट्रीजर दिया था, है ना। मैंने कल आपको हिंट दी थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो शुरू करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, कोई सा भी कॉन्टिन्यूस हो, कॉन्टिन्यूस के लिए एक कॉमन कॉन्सेप्ट मैं यहां पे सिखाने वाला हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो चार बातें यहां पे लिख दूं। पहली बात, ये जो कॉन्सेप्ट है कॉमन कॉन्सेप्ट है, किसके लिए? कॉन्टिन्यूस के लिए। कॉन्टिन्यूस, ठीक है। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि किसी भी वर्ब में जब आप आईएनजी लगा देते हो मेन वर्ब में, यही आपका कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सबके लिए, ठीक है। हाँ, चाहे ये प्रेजेंट हो या फिर ये पास्ट हो या फिर ये फ्यूचर हो, ठीक है, सबके लिए, है ना। सारे कॉन्टिन्यूस के लिए ये कॉमन कॉन्सेप्ट काम करेगा। फिलहाल ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेकंड वाला कॉन्सेप्ट है। अब इसमें आप सीखोगे क्या? मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो वर्ब बेस्ड कॉन्सेप्ट होने वाला है, ठीक है। हाँ, तो वर्ब बेस्ड कॉन्सेप्ट है। थैंक यू, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो एक और चीज यहां पे लिख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉन्सेप्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। मैंने आपको ये बताया था कि इसको हम फ्रेश क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हमें पढ़ना है। अच्छा, कोई भी चीज अगर आपको समझ में ना आए तो आप एक काम करना, क्या? वेट, बस इंतजार करना क्लास खत्म होने तक का। और अगर क्लास खत्म होते होते भी आपको समझ में ना आए तब कमेंट करके बताना कि सर अभी समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं पूछ लूंगा अपने आप, और अगर फिर भी समझ में ना आए मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, लेकिन गारंटी है आपको लास्ट तक सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा दो टाइप की वर्ब होती हैं मेरे भाई, जैसे मैं पढ़ाऊं वैसे ही पढ़ना। इनके अलग अलग तरीके होते हैं, जो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, तो उनकी तरह से पढ़ोगे तो उनकी भाषा में पढ़ना, मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरी भाषा में, ठीक है। सबका अलग अलग तरीका होता है, मेरा तरीका यह है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। दो टाइप की वर्ब होती हैं, एक होती है वॉलेंट्री वर्ब और एक होती है इनवॉलेंट्री वर्ब, ठीक है। वॉलेंट्री वर्ब और एक होती है इनवॉलेंट्री वर्ब। ठीक है, वॉलेंट्री वर्ब और इनवॉलेंट्री वर्ब क्या होती हैं सर? इनका कोई और दूसरा नाम होता है? बिल्कुल होता है। आप इनको स्टेटिव वर्ब और डायनामिक वर्ब भी कह सकते हो, स्टेटिक और डायनामिक, ठीक है, स्टेटिक एंड डायनामिक। आप इनको एक्शन नॉन एक्शन वर्ब भी कह सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे नाम होते हैं इनके, हाँ, बट हमारी तरफ से अगर पढ़ोगे तो देखो, वॉलेंट्री वर्ब का मतलब होता है ऐच्छिक। ऐच्छिक मतलब जो अपनी या अपने सब्जेक्ट की इच्छा से काम करती हैं, इनको ऐच्छिक वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ऐच्छिक वर्ब कहते हैं, है ना। वॉलेंट्री वर्ब और इनवॉलेंट्री वर्ब, इनको आप दूसरा नाम हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हो तो अनैच्छिक वर्ब, अनैच्छिक वर्ब।
यानी कि ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट की इच्छा से काम ना करे उनको अनैच्छिक वर्ब, और ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट की इच्छा से काम करती हैं उनको ऐच्छिक वर्ब कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। यानी कि वॉलंटरी वर्ब और इनवॉलंटरी वर्ब। आप चाहो तो इनको भी येलो कलर में लिख लो, जिससे आपको ऐसा ना लगे कि ये कुछ और है, ठीक है। वॉलंटरी वर्ब्स एंड इनवॉलंटरी वर्ब्स, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब आगे आ जाओ। इनको पहचानते कैसे हैं कि ये इनवॉलंटरी वर्ब है या इनवॉलंटरी? अगर आपको समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, अगर अभी चीजें समझ में नहीं आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, आपको एट द एंड ऑफ द क्लास पूरा सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा वेट करो, समझो, जो कंफ्यूजन होगी, जो डाउट्स होंगे, जो एक्सेप्शंस होंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। इसीलिए मैंने फ्रेश क्लास के लिए रखा था इस कॉन्सेप्ट को, कि फ्रेश क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप देखोगे यहां पे, इसको अगर आप समझना चाहते हैं, ठीक है, समझना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि इसको पहचानते कैसे हैं, तो पहचानने का सिंपल तरीका होता है, ये जो वर्ब्स होती हैं ये सब्जेक्ट के कंट्रोल में होती हैं, ठीक है। यानी कि ये ऐसे एक्शंस होते हैं जो अंडर कंट्रोल होते हैं, ठीक है। ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे एक्शंस जो अंडर कंट्रोल हो उनको हम लोग वॉलंटरी वर्ब्स कहते हैं, और जो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल, उनको कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस, इनवॉलंटरी वर्ब्स, ठीक है। अच्छा, ये तो आपकी पहचान हो गई। अब आ जाते हैं सीधे सीधे एग्जांपल्स की तरफ कि सर एग्जांपल देके बताइए कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल देता हूं मैं आपको, है ना। ये तो वॉलंटरी हैं और ये इनवॉलंटरी, अलग अलग एक्शंस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे वे वर्ब्स या वे एक्शंस जो सब्जेक्ट के कंट्रोल में, यानी कि सब्जेक्ट चाहेगा तो वो काम होगा, सब्जेक्ट नहीं चाहेगा तो वो काम नहीं होगा। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने आप होती हैं, उसमें सब्जेक्ट का रोल नहीं होता, सब्जेक्ट के लिए वो एक्शन होता है बट होता अपने आप है, उसमें सब्जेक्ट का जोर नहीं होता, उसमें सब्जेक्ट का कंट्रोल नहीं होता। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना एक एक्शन है, तो पढ़ाना मेरे कंट्रोल में है, मैं चाहूं पढ़ा सकता हूं, मैं चाहूं नहीं पढ़ा रहा, मैं बंद कर दिया, लो भैया नहीं पढ़ा रहा। तो पढ़ाना एक ऐसा एक्शन हुआ जिसको सब्जेक्ट कंट्रोल कर सकता है। लेकिन मुझे आपसे प्यार हो गया है, अगर मुझे आपसे प्यार हो गया है, दर्द देख रहे हो, कहने का मतलब है अगर किसी को किसी से जब प्यार होता है ना, तो वो बंदा प्यार करता नहीं है, अपने आप हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल। प्यार मुझे ही हुआ है बट हुआ अपने आप है, हर किसी से तो नहीं हो रहा, उसी से हुआ है। अब उससे हो गया, इसका मतलब है कि ये जो एक्शन है आउट ऑफ कंट्रोल है, सब्जेक्ट के लिए काम जरूर कर रहा है बट सब्जेक्ट का इस पे कंट्रोल नहीं है, हो गया अपने आप। तो ऐसे एक्शंस मुझे आप पसंद आ गए हो, पसंद आ गए हो इसका मतलब इसमें मेरा कोई रोल नहीं, अपने आप आ गए। मुझे ये चीज याद नहीं हो रही है या मैं इस चीज को भूल नहीं पा रहा हूं, ये सारे एक्शंस आउट ऑफ कंट्रोल हैं, समझ गए। तो ऐसे एक्शंस जो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं वो आपके इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, और जो आपके अंडर कंट्रोल होते हैं सब्जेक्ट के, वो वॉलंटरी एक्शंस। जैसे आप यहां पे लिख सकते हो, मैंने कहा टीच पढ़ाना अंडर कंट्रोल है, स्पीक बोलना अंडर कंट्रोल है, वॉक चलना अंडर कंट्रोल है। इवन कुछ एक्शंस को छोड़ के दुनिया में जितने सारे एक्शंस होते हैं वो आपके वॉलंटरी एक्शन ही होते हैं, जिनको सब्जेक्ट के द्वारा ही किया जाता है। बस कुछ ही ऐसे एक्शंस होते हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, ठीक है। हाँ समझे, वॉक हो गया, टॉक हो गया, लिसन हो गया, लिसन, ठीक है। अभी बताऊंगा इसमें डिफरेंस, मैंने कहा ना चुपचाप सुनते रहना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक होता है आपका लिसन, इसके अलावा एक होता है आपका, मैं एक क्या बहुत सारे होते हैं, जितने भी होते हैं, वॉक टॉक स्पीक लिसन या फिर ड्राइव, जितने भी एक्शन जितने भी होते हैं, जितने भी, ठीक है। हाँ, सिंग, डांस, राइट, लिखना, सारे एक्शंस जितने भी होते हैं आप यहाँ पे ETC लिख लो,
जितने भी आप एक्शंस लिखोगे सारे के सारे, लगभग सारे के सारे आपके कैसे होते हैं, वॉलंटरी एक्शंस। कुछ होते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस, ठीक है, कुछ होते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। ये कुछ ही होते हैं लिमिटेड, जैसे कि मैंने कहा लव, प्यार या किसी से नफरत, ये अपने आप होती हैं, ये हम करते नहीं, अपने आप हो जाता है ना। किसी किसी से नफरत तो किसी किसी से प्यार, कोई चीज़ पसंद आ रही है लाइक, तो कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है डिसलाइक। लाइक करना, डिसलाइक करना, किसी चीज़ को याद करना, रिमेंबर, कोई चीज़ याद हो नहीं रही है तो कोई चीज़ भुलाई नहीं जा रही है, रिमेंबर, फॉरगेट, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके 5 सेंसेशंस, है ना। हाँ, 5 सेंसेशंस होते हैं, है ना, वर्ब्स ऑफ सेंसेशंस। जैसे कि सेंसेस जो होते हैं ना, जैसे कि आपका सीम हो गया, सी हो गया, सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, स्मेल, फील, ठीक है। सीम भी होता है, अपीयर भी होता है। इसके अलावा नो होता है, नो। इसके अलावा ओवन होता है, ओवन। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपका रिस्पेक्ट हो गया, बिलीव हो गया, हैव हो गया, हैव, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, जैसे कि आपका अबियर, नो हो गया, हैव हो गया, अपीयर हो गया, और जितने भी आएंगे एक दो इसमें वो मैं आपको लिख के बता दूंगा, ठीक है। वो इसमें मैं लिख दूंगा अपने आप, परेशान मत होइएगा। कोई भी याद आएगा तो मैं अपने आप यहाँ पे लिख दूंगा, और इनको कॉमन तरीका भी बता दूंगा कि पहचानते कैसे हैं। पहचानने का कॉमन तरीका आपको फॉलो करना है ये, कि वे एक्शंस जो आज़ाद होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, उनको हम इनवॉलंटरी एक्शंस कहते हैं, और वे एक्शंस जो सब्जेक्ट के कंट्रोल में होते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से ही होते हैं, उनको हम वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। सिंपल सा तरीका ये है कि जब भी आप इनमें से कोई भी वर्ब, देखो पूरा का पूरा टेंस टॉपिक जो है वो वर्ब है। हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि टेंस जो है, टेंस इज द पार्ट ऑफ, इज अ पार्ट ऑफ वर्ब। टेंस टॉपिक, हाँ, हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू सो मच, सभी का शुक्रिया। तो जितने भी आपके टेंस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो वर्ब से रिलेट करते हैं, क्योंकि वर्ब का ही एक हिस्सा होता है टेंस। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये भी आपका किसका है, टेंस का है, वर्ब का है ना। तो यहाँ पे भी आपको वर्ब की चीज़ें ही सीखनी है। कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई भी वॉलेंट्री एक्शन है और आप उसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में बनाना चाहते हो तो ये पॉसिबल है, ठीक है। यानी कि इनमें आप, इन वर्ब्स में आप आईएनजी लगा सकते हो, ठीक है। इन वर्ब्स में आप आईएनजी लगा सकते हो। लेकिन कभी भी अगर कोई इनवॉलंटरी एक्शन आप किसी सेंटेंस में यूज करते हो तो आप उस इनवॉलंटरी एक्शन में इन वर्ब्स में आईएनजी नहीं लगा सकते, नहीं लगता है, ठीक है भाई। इन वर्ब्स में कभी भी आपको आईएनजी नहीं लगाना है, इतना ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई। इसमें आप आईएनजी नहीं लगाओगे, बिल्कुल भी नहीं लगाओगे एज अ वर्ब, लेकिन ओनली वर्ब की तरह यूज होना चाहिए, ठीक है। नोट्स कैसे बनाएं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही नोट्स बनाइए, जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ाया वैसे वैसे लिखते चलिए, और इनकी जो है क्लास नोट्स आपको मिलेंगे ही। तो अभी तक जो मैंने सिखाया है वो सिर्फ इतना सिखाया है कि ऐसी वर्ब्स जो आउट ऑफ अंडर कंट्रोल होती हैं सब्जेक्ट के, है ना, उनमें आप आईएनजी लगा सकते हैं। आउट ऑफ कंट्रोल होती है इनवॉलंटरी वर्ब्स, इनमें आईएनजी नहीं लगाते। पहचानने का तरीका है ये, ऐसे भी कर सकते हो आप, इनको याद मत रखो, रटो मत, या फिर आपको अगर चीज़ें समझने में, पहचानने में दिक्कत हो रही है तो आप सिर्फ कुछ वर्ब हैं इनको याद कर लो, जैसे लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, रिमेंबर, फॉरगेट, सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, फील, सीम। इसमें कुछ ऐसी वर्ब्स हैं इनके ऊपर स्टार बना लीजिएगा, जैसे कि सी हो गया, हियर हो गया, टेस्ट हो गया, सेंसेशंस, फील हो गया, और अपीयर हो गया, ठीक है।
और आपका बस हैव हो गया, है ना। ये कुछ वर्ब्स है, इनके ऊपर स्टार बना लीजिएगा। इनके ऊपर स्टार बनाने का सिंपल सा रीज़न ये है कि इनमें आईएनजी कभी कभी लग भी जाता है, नहीं भी लगता है। ये मैं आपको अभी सिखाऊंगा थोड़ी देर में, है ना, कब लगता है कब नहीं, ये सब चीज़ें समझ में आ गई। अब इनके एग्जाम्पल्स देख लो। और इधर भी यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे लिसन है और यहाँ पे हियर है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे वॉच है। वॉच में आप आईएनजी लगा सकते हो, वॉच में आप आईएनजी लगा सकते हो, लेकिन सी में आप आईएनजी नहीं लगा सकते। तो इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा, है ना। वॉच हो गया, लिसन हो गया, इनको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इनमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है। सारी चीज़ें बताऊंगा, बस आप लास्ट तक रुके रहिएगा, वेट करिए लास्ट तक, क्लास खत्म होने का पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। जैसे मैंने कहा, हे डार्लिंग आई एम लविंग यू। डार्लिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी लड़की को बुला रहे हो, ठीक है। डार्लिंग का मतलब होता है हे प्रिय, आई एम लविंग यू। प्रिय लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, माँ बाप भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। आई लव यू आप किसी को भी बोल सकते हैं। तो ये गंदे शब्द नहीं होते हैं, इनको कैटेगराइज कर लिया गया है घटिया लोगों के द्वारा, ठीक है। तो ये प्यार मोहब्बत तो हमेशा से शुरू से ही सब बढ़िया चीज़ें हैं, मतलब अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई ऐसे करके प्रपोज करता है, डार्लिंग आई लव यू, सॉरी आई एम लविंग यू, तो सबसे पहले उसको थप्पड़ इसलिए मारना, इसलिए नहीं कि वो आपको प्रपोज कर रहा है, इसलिए मारना कि तू इंग्लिश गलत बोल रहा है। ऐसे नहीं बोला जाता, उसको इंग्लिश सिखा देना पहले। तो आई एम लविंग यू ये गलत हो जाएगा। रीज़न सिंपल सा है कि लव जो है बेटा, तुम अगर प्यार कर रहे हो मेरे से, इसका मतलब डुप्लीकेसी है, ये धोखा है, ये सरासर मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हो तुम। प्यार तो कोई कर ही नहीं सकता, तुम मुझे प्यार कैसे कर सकते हो? प्यार तो किया ही नहीं जाता, प्यार तो होता है। तो सही से सेंटेंस बोल गधे। तो आई एम लविंग यू गलत हो जाएगा, क्योंकि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, होता है तो ये कॉन्टिन्यूस में नहीं बनेगा। इसको हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, ठीक है। आई लव यू अगर कोई ऐसे बोलता है सेंटेंस, ठीक है मुझे आपसे प्यार हो गया है, प्यार है, मुझे आपसे प्यार है, कर रहा हूं, ऐसे कैसे हो जाए, मैं आपको प्यार कर रहा हूं, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आई एम लविंग यू नहीं होगा, आई लव यू ऐसे करके बोलते हैं, इसीलिए आई लव यू बोला जाता है। अगर किसी ने ऐसे बोल दिया आई लाइकिंग यू, आई एम लाइकिंग यू, है ना, तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी आप आईएनजी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, आई लाइक यू होगा। समझ में आ रही हैं चीजें, है ना। किसी ने बोल दिया, जरूरी नहीं है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनाओ, आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बना दो, आई हैव बीन, आई हैव बीन knowing you since 2018। मैं आपको जानता हूं, जानती हूं 2018 से, ठीक है। तो मैं 2018 से आपको जानता हूं या जानती हूं, अगर आपसे कोई ऐसे बोलता है तो हम लोग इस चीज को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने सिखाया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस फॉर प्लस टाइम आता है, ठीक है। सिंस फॉर प्लस टाइम यहां पे टाइम दे रखा है ना। तो अब क्या करोगे आप, इसमें देखोगे चेक करके कि इसमें तो सिंस फॉर प्लस टाइम है और इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी बना रखा है, हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी सब कुछ दे रखा है ना। तो सेंटेंस तो सही होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया, चाहे भले ही आपका सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो, सिंस फॉर दे रखा हो, टाइम सब कुछ दे रखा है, बट फिर भी नो में तो आप आईएनजी नहीं लगा सकते। जब नो में आईएनजी नहीं लगता है तो फिर जिसकी वजह से आईएनजी लगता है उसको भी हटाना पड़ता है। जैसे आईएनजी हटाया तो आई एम लव यू नहीं होगा, एम भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि आईएनजी और एम दोनों साथ आते हैं कॉन्टिन्यूस में। ऐसे ही आईएनजी बीन की वजह से आया है, बीन से ही तो ये कॉन्टिन्यूस बन रहा है, तो बीन भी हटाना पड़ेगा और आईएनजी भी हटाना पड़ेगा। और हैव के साथ में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पे आपको नो को नोन करना पड़ेगा।
तो ये हो जाएगा आई हैव नोन, मैं आपको जानता हूं। ठीक है, इससे ये पता चल जाता है, यहां से एक और चीज निकल के आती है कि जब किसी सेंटेंस में सिंस फॉर प्लस टाइम दे रखा हो तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही बने, वो परफेक्ट में भी बन जाता है जब सेंटेंसेस में कॉन्टिन्यूस की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। मतलब सिंस फॉर प्लस टाइम वाले सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में भी बन जाते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अलावा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई? अब एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे मान लो किसी ने बोल दिया माय loving students gave me so many gifts on Teachers Day. मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ने मुझको दिए बहुत सारे गिफ्ट्स टीचर्स डे पर। तो आप क्या चेक कर सकते हैं कि ये सेंटेंस जो आज टीचर्स डे है इसलिए मैंने टीचर्स डे का एग्जांपल ले लिया। अब मैंने यहां पे कहा कि ये जो लव है इसमें मैंने आईएनजी लगा दिया, तो चेक करके बताओ क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत है, बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी बताइएगा। क्या ये सेंटेंस सही होना चाहिए, लव सही होना चाहिए? ये जो लविंग है ये सही है, पता है क्यों? क्योंकि एक्चुअली स्टूडेंट्स जो है वो आपका नाउन है, गेव जो है वो आपकी वर्ब है। इसमें जो मेन वर्ब है वो है गेव, जिसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल करी गई है, और ये पूरा है सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट के अंदर जो नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं वो है आपका स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स से पहले जो लविंग वर्ड यूज करा गया है एक्चुअली ये वर्ब नहीं है, ये कोई वर्ब नहीं है, ये क्या है? ये आपका एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन के लिए काम कर रहा है। स्टूडेंट्स ने गिफ्ट दिए हैं, स्टूडेंट्स कैसे थे? बहुत ही प्यारे। यानी कि लविंग वर्ड इज नॉट अ वर्ब इन दिस सेंटेंस, लविंग वर्ड इज जस्ट एन एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। यानी कि लविंग वर्ड को एडजेक्टिव की तरह यूज कर लिया गया है, तो इसमें आईएनजी आप लगा सकते हैं। तो इससे आपका एक कॉन्सेप्ट या फिर एक नोट पॉइंट यहां से बन जाता है, एक नोट पॉइंट यहां से बन जाता है। क्या? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। ठीक है, एक यहां से नोट पॉइंट आपका बनता है। क्या चीज? कि इनवॉलंटरी वर्ब्स को ऐसे इंग्लिश में लिख दूं, इफ इनवॉलंटरी वर्ब्स are used as an adjective or as a noun, they can be used in present participle. अब आपको यह पता होना चाहिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसमें लग सकती है कब? जब इनको एडजेक्टिव की तरह या नाउन की तरह यूज करा जाएगा, जब इनको एडजेक्टिव की तरह या नाउन की तरह यूज करा जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका एक नोट पॉइंट बन गया कि जब किसी सेंटेंस में, हिंदी में लिख लेना मेरे भाई, हिंदी में लिख लेना क्योंकि हिंदी में जल्दी समझ में आएगा, हिंदी में समझ में आएगा। ठीक है, नाउन या एडजेक्टिव की तरह, नाउन या एडजेक्टिव की तरह यूज होने पर इनमें आईएनजी लग जाता है, इनमें आईएनजी
लगता है। जब आप इन वर्ड्स को एज ए नाउन या एज एन एडजेक्टिव यूज करोगे तो इसमें आईएनजी लगा सकते हो, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट बन जाता है, जैसे कि ये रहा, ठीक है। जैसे कि आपने कई बारी स्कूल में आपने एक, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े होगे यूपी बोर्ड वगैरह से, तो वहाँ पे एक प्रोज पोइट्री करके एक किताब होती है 12th 10th में, वहाँ पे एक चैप्टर था द फॉरगेटिंग एक चैप्टर होता है, ठीक है। द फॉरगेटिंग, तो ये सही है क्योंकि यहाँ पे जो द फॉरगेटिंग है ये एक नाउन है, ठीक है। ऐसे ही किसी ने बोल दिया बिलीविंग, सॉरी, ऐसे करके किसी ने बोल दिया सीइंग इज बिलीविंग, ऐसे किसी ने एक सेंटेंस बोल दिया सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग नहीं, सीइंग इज बिलीविंग, ये कहावत है, कहावत है, ठीक है। ये एक प्रोवर्ब है, ये एक प्रोवर्ब है, यानी कि कहावत है। कौन सी कहावत है मेरे भाई? देखना ही भरोसा करना होता है, देखना ही भरोसा होता है, देखना ही भरोसा है या दिखावट ही भरोसा है, यानी कि जो चीज़ आपको आंखों से दिखती है सिर्फ वही भरोसा है, इधर उधर की बातों पे भरोसा करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है वर्ब है, वर्ब से पहले ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ये आपका नाउन हो जाएगा, नाउन या प्रोनाउन ही तो आता है, और ये भी आपका नाउन है। सर ये कौन सा नाउन है वर्ब में आईएनजी लगा के? देखो भाई, वर्ब में जब आप आईएनजी लगा देते हो और वो जब नाउन का काम करता है तो वो आपका बन जाता है जेरंड, जिसको हम जेरंड नाउन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जेरंड नाउन, जिसको आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और जब आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हो तो ये आपका बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, सर ये कब सिखाओगे हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल जेरंड? ये आपका एडवांस वर्ब में सिखाया जाएगा, ये आपको सिखाया जाएगा एडवांस्ड वर्ब, जिसका नाम होता है नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अभी परेशान मत होइएगा। अभी तक मैंने आपको 2 चीज़ें सिखाई हैं, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा फटाफट से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, कॉन्टिन्यूस में आईएनजी लगता है वर्ब्स में, लेकिन सारी वर्ब्स में आप आईएनजी नहीं लगा सकते। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें आईएनजी नहीं लगता है। कौन कौन सी वो वर्ब्स होती हैं? ऐसी वर्ब्स जो सब्जेक्ट के कंट्रोल में नहीं होती हैं, या फिर आप उनको कह सकते हो कि ऐसी वर्ब्स जो मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, जो अपने आप होती हैं, सब्जेक्ट उन काम को नहीं करता है। स्टैटिक वर्ब होती हैं, स्टैटिक वर्ब होती हैं, उनको स्टैटिक वर्ब कहते हैं, तो उनमें आईएनजी नहीं लगता है। जैसे कि लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, रिमेंबर, फॉरगेट, सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, फील, सीम, इनमें आईएनजी नहीं लगता, ठीक है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ये एक्शंस ऐसे होते हैं जो करे नहीं जाते, इनको हैपनिंग वर्ब्स बोलते हैं, डूइंग वर्ब्स नहीं है। कई तरीके होते हैं समझने के, आप इनको कह सकते हो स्टैटिक वर्ब होती हैं, ये शांत रहती हैं, ये डायनामिक नहीं होती हैं, ये एक्शन करती नहीं है, सिर्फ इन पे एक्शन होता है, ये अपने आप होता है। या इनवॉलंटरी वर्ब्स हैं, ये अनैच्छिक वर्ब हैं, ये किसी की इच्छा से काम नहीं करती हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ये वर्ब ऑफ सेंसेशंस है ना, यानी कि ऐसे सेंसेस होते हैं, जो सेंस होते हैं, मेंटल एक्टिविटीज होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, इसीलिए इनमें आईएनजी नहीं लगता। कई तरीके हैं समझने के, ठीक है। नाउन हो गया, मैंने बताया ना, नाउन होता है जेरंड। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करती है तो उसको जेरंड कहते हैं। ये अभी नॉन फाइनाइट वर्ब में आगे पढ़ोगे, फिलहाल समझ लो कि वो नाउन की तरह भी यूज हो सकते हैं। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई आपको? तो ऐसे वर्ब्स, और जो वर्ब्स अंडर कंट्रोल होते हैं उनमें आईएनजी लगा सकते हैं। जैसे आई एम टीचिंग यू, आई एम लिसनिंग योर स्पीच, है ना, आई एम स्पीकिंग, ही इज वॉकिंग, ही इज टॉकिंग, ही इज वॉचिंग मूवी, ऐसे करके ये आपके इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, इनमें आप आईएनजी लगा सकते हो कहीं पे भी, ठीक है। जैसे इनवॉलंटरी एक्शंस, सॉरी वॉलंटरी एक्शंस कौन कौन से होते हैं?
आई वॉज टीचिंग, तो यहाँ टीचिंग में आप आईएनजी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज वॉचिंग टीवी, ठीक है, ये भी सही है। अब इसमें क्या होता है, एक चीज़ तो मैंने आपको ये बता दी कि भाई इसमें एक चीज़ नोट करके लिखनी है, जैसे इसमें आईएनजी नहीं लग रहा, इसमें आईएनजी नहीं लग रहा, इसमें भी आईएनजी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आईएनजी लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ कराया गया है, नाउन के पहले। नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। मेरे स्टूडेंट कैसे बड़े प्यारे स्टूडेंट्स हैं, माई लविंग ब्रदर, माई लविंग मदर, माई लविंग सिस्टर, माई लविंग स्टूडेंट्स, ऐसे करके बोलते हैं, तो लविंग इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि अगर एडजेक्टिव या नाउन की तरह यूज़ करें तो इनको प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज़ करते हैं, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करेगी, ठीक है। उसके बाद नाउन और एडजेक्टिव की तरह यूज़ होते हैं तो इनमें आईएनजी लग जाता है। सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख रखा है, क्लियर। अब इसके साथ आप देखोगे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं, जैसे ये नाउन है, ये भी नाउन है, ठीक है, और इधर एडजेक्टिव था ये वाला, ये एडजेक्टिव था, प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हो। अब इसके अलावा भी अभी एक और तीसरी चीज़ बाकी है, इसके अलावा एक तीसरी चीज़ भी बाकी है यहाँ पे, वो क्या है वो समझ लेते हैं। इसमें से कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, है ना, जो दोनों तरह से काम कर लेती हैं, यानी कि वो डायनेमिक वर्ब भी हैं, स्टैटिक वर्ब भी है, यानी कि वो इनवॉलंटरी वर्ब की तरह भी काम कर लेती हैं, वॉलंटरी वर्ब की तरह भी काम कर लेती हैं, यानी कि वे एक्शंस जिनको सब्जेक्ट के द्वारा किया भी जा सकता है और अपने आप भी होता है, ठीक है, दोनों तरह से हो सकता है। वो वर्ब कौन कौन सी होती हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और नोट पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा, एक और नोट पॉइंट यहाँ पे आप लिख लिएगा, ठीक है, क्या, देयर आर सम वर्ब्स दैट कैन बी यूज्ड एज बोथ, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, देयर आर सम वर्ब्स, देयर आर सम वर्ब्स which can be used as both voluntary and involuntary, voluntary and involuntary verb, ठीक है। या फिर हिंदी में भी लिख लो, कुछ वर्ब्स दोनों तरह से यूज हो जाती हैं, यूज हो जाती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी वो वर्ब्स हैं उनको मैं यहाँ पे लिखा दूंगा, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, और उनके एग्जाम्पल्स भी दूंगा बढ़िया तरीके से, टेंशन मत लेना। कुछ वर्ब्स होती हैं दोनों तरह से काम करती हैं, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हो जैसे कि एक आपकी होती है हियर, वही जितनी भी ज्ञानेंद्रियां होती हैं 5, हियर, सी, फील, ठीक है, अपीयर और हैव, टेस्ट, स्मेल, ये बस, इसके अलावा कुछ नहीं, ओनली ये दोनों तरह से काम कर जाती हैं। मतलब आप इनमें आईएनजी लगा भी सकते हो और आप इनमें आईएनजी नहीं भी लगा सकते, दोनों तरह से काम कर जाती हैं। एग्जाम्पल्स देख लो तभी क्लियर होगा, ठीक है। यानी कि जब इनको आप आईएनजी लगा के यूज करते हैं वहां पे ये वॉलंटरी वर्ब का काम करती है। कैसे? वॉलंटरी, यानी कि इस एक्शन को किसी सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, यानी कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट वो कैसा होगा, वो डूअर सब्जेक्ट होगा, यानी कि उस कार्य को करने वाला। और जब आप इसको इनवॉलंटरी वर्ब की तरह यूज करोगे, इनवॉलंटरी वर्ब की तरह यूज करोगे
तो इसमें इस वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वो नॉन डूअर होगा, नॉन डूअर, यानी कि इस काम को करने वाला नहीं होगा, यानी कि इस काम को वो सब्जेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो सब्जेक्ट नहीं करेगा। कैसे? एग्जाम्पल्स देख लो, एग्जाम्पल्स देख लो, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे मैंने कहा, अच्छा हैव का और इनका थोड़ा डिफरेंस मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल दूसरे पेज पे दूंगा। पहले तो जैसे वॉच है, ठीक है, वॉच, इसमें आप आईएनजी लगा सकते हो, लेकिन सी में आप आईएनजी नहीं लगा सकते। ऐसा क्यों? ये गलत और ये सही क्यों है ना? क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट के कंट्रोल में होता है, पता है? इसका मतलब होता है ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, और इसका मतलब होता है बस देखना, खुली आंखों से देखना, या फिर हाँ ऐसे लिख लो, खुली आंखों से देखना, खुली आंखों से अपने आप देखना, अपने आप देखना। देखना, देखो कैसे, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप मेरे हाथ की तरफ देखो, सभी लोग देखो मेरे हाथ की तरफ, सभी लोग मेरे हाथ की तरफ देखो, सिर्फ मेरे हाथ की तरफ देखना। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में है और कुछ चीजें ऐसी है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि मेरे हाथ को देखना आपके कंट्रोल में है, बट मेरे हाथ के पीछे जो बैकग्राउंड में बोर्ड पे लिखा हुआ है वो आपको अपने आप दिख रहा है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल सिर्फ तब कर सकते हो जब आप आंख बंद कर लोगे, और आंख बंद करने के बाद भी आपको दिखता है। और जो चीज आंख बंद करने के बाद भी दिख रही है, इसका मतलब है आपका उस पर कंट्रोल नहीं है। समझना मेरी बात को। मैंने कहा मेरी हाथ की तरफ देखो, सिर्फ मेरे हाथ की तरफ। तो जो आप मेरे हाथ की तरफ देख रहे हो ये है वॉच करना, जिसको आप ध्यान से देख रहे हो, केंद्रित होके। ठीक है, इसको देख रहे हो, ये आपके कंट्रोल में है। मैंने आपको बोला आप इधर देख रहे हो, मैंने कहा इधर देखो आप इधर देख रहे हो, मैंने कहा इधर देखो आप इधर देख रहे हो, ये आपके कंट्रोल में। बट पीछे का अपने आप दिख रहा है, देखो बिलर बिलर सा दिख रहा होगा, बट दिख जरूर रहा है। काला, व्हाइट, सफेद, कैसा भी दिखे, दिख रहा है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो आपको अपने आप दिख रहा है आप उसको सी कर रहे हो, और जिसको आप मेरी हाथ की तरफ देख रहे हो ध्यान से, ये आप वॉच कर रहे हो। ठीक है, आप टीवी देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो अपने फोन में, इसको आप वॉच कर रहे हो, क्लास को देख रहे हो। लेकिन जो आपके फोन के पीछे का बैकग्राउंड है, देखो आप तकिए पे रख के देख रहे होगे, टेबल पे रख के देख रहे होगे, कहीं पे भी, तो उसके पीछे की चीजें भी आपको थोड़ी थोड़ी दिखाई देती हैं, है ना? हाँ, उसको आप सी कर रहे हो, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इवन जब हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें बंद करके देखो जरा, आंखें बंद करना सब लोग, जो भी मुझे अभी देख रहा है, आंखें बंद करके देखो क्या आपको दिख रहा है? आप कहोगे सर मुझे कुछ नहीं दिख रहा। नहीं, आपको दिख रहा है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपको आंखों से कुछ दिखाई ना दे। इवन अगर आप सोते हो तब भी आपकी आंखें देखती हैं, जब आंखें बंद कर लेते हो तब भी आपकी आंखें देखती हैं। आंखें कभी देखना बंद नहीं करती, आंखें हमेशा देखती हैं। जब तक आंखें हैं तब तक आपको दिखता है। बस फर्क इतना है कि आंखों के सामने कुछ आ जाता है, आंखों के शटर बंद हो जाते हैं। जब सो रहे होते हो तो आंखों के शटर बंद हो जाते हैं। जब आपकी आंखें बंद हो गई तो भी आपको दिख रहा है, बस काला काला दिख रहा है। क्योंकि आंखें जैसी बंद कर लोगे तो इन जो शटर है ना, आपका शटर ने बंद कर लिया, आंखों के सामने कुछ आ गया है लेकिन अंधेरा दिख रहा है। आंखें बंद होगी तो अंधेरा दिखेगा ना भाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि आंखें बंद हो गई, आंखें फूट गई। आंखें फूट जाएंगी तब आंखें बंद होंगी, देखना बंद करेंगी। इसका मतलब शटर आगे आ गया है, आंखों ने देखना बंद नहीं किया है। इवन अगर आप आंखें जैसे मान लो बंद कर लेते हो और आंखों के सामने से कोई टॉर्च लगा रहा होता है, टॉर्च, तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखता है, क्योंकि वो जो रोशनी है वो इस पर्दे से थोड़ा थोड़ा भीतर जा रही होती है पार करके। तो उस टाइम पे आपको हल्का हल्का उजाला दिखता है। ऐसे ऐसे आंखें बंद करते हो जब सोते टाइम पे कोई सूरज ऐसे ऊपर से आता है। समझो मेरी बात को। तो इसीलिए ये आपका आउट ऑफ कंट्रोल है, ये आपके कंट्रोल में, इसीलिए इसमें आप आईएनजी नहीं लगा सकते और इसमें आईएनजी लग जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपका होता है किसमें? ऐसे ही आपका होता है हैव। हैव को समझ लो। देखो हैव में आईएनजी नहीं लगता है, हैव में आईएनजी नहीं लगता है और हैव में आईएनजी लग भी जाता है। दोनों चीजें हैं। पता है कैसे? इसमें आईएनजी नहीं लगता है,
या फिर लग जाता है और नहीं लगता। ऐसा कब होता है? देखो, इसमें आईएनजी कब लगता है, क्योंकि हैव के दो मीनिंग होते हैं। जब आप खाने के सेंस में यूज करते हो, हैव का मतलब होता है खाना, यानी कि ईटिंग, तब तो आप इसमें आईएनजी लगा सकते हो। लेकिन जब रखने के सेंस में करते हो, रखना, रखना मतलब पोजेशन, पोजेशन के सेंस में जब आप इसको यूज करते हो अधिकार के लिए, तो आप इसमें आईएनजी नहीं लगा सकते। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जैसे मैंने कहा आई एम हैविंग, आई एम हैविंग माई फूड, या आई एम हैविंग फूड, और किसी ने बोल दिया आई एम हैविंग अ कार, तो दोनों सेंटेंस में से कौन सा सही कौन सा गलत है? देखो भाई, ये कह रहा है मैं फूड खा रहा हूं, यानी कि फूड ग्रहण कर रहा हूं। ग्रहण करना, लेना, खाना, ये होता है। तो उस सेंस में तो आप आईएनजी लगा सकते हो। आई एम हैविंग टी, हैविंग कॉफी, है ना, ऐसे करके। और आई एम हैविंग अ कार, तो एक कार को मैं खा रहा हूं, खाने के सेंस में कार को खा तो सकते नहीं हो। तो कार को रखने के सेंस में, यहां पोजेशन की बात हो रही है, यहां अधिकार की बात हो रही है, तो इसमें आप आईएनजी यूज नहीं करोगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। ठीक है। ऐसे ही फील और फील, दो तरह से फील किया जाता है। एक तो अपने आप फील होता है, एक आप फील कर रहे होते हो, है ना। फील में आप आईएनजी लगा सकते हो, फील में भी आप आईएनजी लगा सकते हो। एक तो होता है फील करना और एक होता है फील होना। ठीक है। जैसे आप अपने घर पे अकेले हो और आपने, या आपको कोई याद आ गई भूत की कहानी और आपको डर लग रहा है, तो उस टाइम पे क्या आप खुद से डरते हो कि आज मेरा डरने का मन कर रहा है, चलो डरते हैं? ऐसा तो नहीं करते। आपको डर ऑटोमेटिक लगता है अंदर से, आपको कुछ फील होता है। आपको जैसे मान लो किसी की याद आ रही है, या किसी पे प्यार आ रहा है, कुछ भी ऐसा फील हो रहा है अंदर से, मेंटल एक्टिविटी, ठीक है, नेचुरल, तो वो फील होना होता है, अपने आप फील हो रहा है, उसमें आपका कोई रोल ही नहीं है, आप चाहकर भी उसको बंद नहीं कर सकते। फील होना, इसमें आप आईएनजी नहीं लगा सकते। लेकिन फील करना, उसमें आप आईएनजी लगा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपका दोस्त है, आपके दोस्त के पिताजी या माताजी, कोई भी लविंग पर्सन डेड कर गया, ठीक है, निकल गए, तो उससे पहले आप तो नॉर्मल थे। जैसे ही आपने खबर सुनी तो आप तब भी नॉर्मल ही हो, फिर वो आपको दुख भरी कहानी सुनाता है कि यार ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा, अरे यार चल ठीक है यार, आई एम सो सॉरी, मैं इस चीज को फील कर पा रहा हूं। तो उस टाइम पे आप दूसरे के दुख को फील होता नहीं अपने आप, वो फील करते हो कि यार ये कितना दुख में है, कितना परेशान में है, आई कैन फील यू, है ना। तो आई एम फीलिंग योर प्रॉब्लम, ऐसे करके आई एम फीलिंग यू, मैं तुम्हें फील कर सकता हूं कि तुम कैसा सोच रहे होगे। वहां तुम ट्राई करते हो उसको समझने की, कोशिश करते हो उसको फील करने की कि यार ये, इस अपने आप को उसकी जगह रख के आप चेक करते हो कि अगर इसकी जगह मैं होता और मेरे पिताजी डेड कर जाते तो मैं कैसा फील करता। तो उस टाइम पे फील करना होता है। आपके पिताजी डेड नहीं हुए, दूसरे के हुए, फिर आप उसकी जगह रखने को, अपने आप को फील कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड फीलिंग। यानी कि यू आर फीलिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ समवन, या फीलिंग समवन, किसी और को फील करना, वो फील करना होता है। आपको भूख फील हो रही है, डर फील हो रहा है, तकलीफ फील हो रही है, वो अपने आप होता है। और जब तकलीफ लेने, सही कराने के जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, फिर वो पूछता है कि आप बताओ कैसा फील कर रहे हो, तो आई एम फीलिंग बेटर नाउ, तो वो एक्शन आपका खुद का होता है। तो आई एम फीलिंग बेटर नाउ, आई एम फीलिंग यू, ये सही है। आई फील फॉर यू, अगर किसी ने बोल दिया आई एम फीलिंग यू, ठीक है, आई एम फीलिंग यू, ये सही है। आई एम फीलिंग बेटर नाउ, ठीक है, फीलिंग बेटर नाउ, ये आपके सही है। आई एम फीलिंग बेटर नाउ, यानी कि पहले की अपेक्षा अभी मैं फील कर पा रहा हूं। आई एम फीलिंग बेटर नाउ, ये सारे सही हैं,
ठीक है, आई एम फीलिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए फील करता हूं, तो ये गलत है, क्योंकि यहां पे जो फीलिंग्स हैं किसी पर्सन के लिए वो अपने आप आती हैं। तो आई एम फीलिंग फॉर यू, आई फील फॉर यू, यहां पे आप आई फील फॉर यू करोगे, यानी कि फील में आईएनजी नहीं लगेगा। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ऐसे ही देखो टेस्ट और स्मेल होता है, टेस्ट या फिर स्मेल समझ लो, ये दोनों का मतलब करना और होना दोनों होता है। करना और होना, भाई करना है तो आप आईएनजी लगा सकते हो, करना है तो आप आईएनजी लगा सकते हो, होना है तो आप आईएनजी नहीं लगा सकते, क्योंकि जो चीज़ अपने आप हो रही है उसमें आईएनजी लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा द फ्लावर्स आर स्मेलिंग स्वीट, जो फूल हैं वो मीठी मीठी खुशबू दे रहे हैं। तो आप एक बात बताओ मुझे, कभी भी फूल अपनी तरफ से खुशबू देते हैं क्या? लो भैया खुशबू, लो भैया खुशबू, उनमें से खुशबू नेचुरली आती है, अपने आप आती है। फूल तो चुपचाप खड़ा है। इसमें एक और वर्ब ऐड कर लेना लुक, इसमें एक और वर्ब ऐड करना लुक, ठीक है, लुक और सी। लुक में भी आप आईएनजी नहीं लगा सकते, ठीक है, इसमें एक और वर्ब लिख लेना लुक। लुक में आईएनजी लगता भी है और लुक में आईएनजी नहीं भी लगता है, दोनों तरफ लिखना है लुक को, क्योंकि लुक भी दोनों में ऐसी ही वर्ब होती है जो दोनों तरह से काम कर जाती है। लुक भी दोनों तरह से यूज हो जाता है, लुक दिखना भी होता है, देखना भी होता है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था, 1 घंटे का कॉन्सेप्ट है, बहुत प्रॉपर। ऐसे ही लुक का मतलब भी यही होता है, लुक दिखना भी होता है, देखना भी होता है। इसका मतलब दिखना भी होता है और देखना भी होता है। जब देखोगे तो एक्शन किया जाएगा, यानी कि आप आईएनजी लगा सकते हैं, और जब दिखेगा तो इसमें एक्शन आपका नहीं हो रहा है, इसमें आईएनजी नहीं लगेगा। ऐसे ही फ्लावर्स कभी भी स्मेल करते नहीं हैं, उसमें वो चुपचाप खड़े हुए हैं, उसमें से स्मेल आती है, खुशबू आती है, अपने आप आ रही है, तो आप आईएनजी नहीं लगाओगे, तो आप आईएनजी नहीं लगाओगे, यानी कि स्मेल करना पड़ेगा। स्मेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली, क्योंकि ये प्लूरल है हमारा, फ्लावर्स प्लूरल है, मतलब जो फूल हैं वो स्मेल देते हैं मीठी। लेकिन अगर फूल मेरे सामने है, मुझे किसी प्रिय ने फूल दिया और मैंने उनको ऐसे करके स्मेल किया, तो वो एक्शन मैंने किया है, मैंने उसको सूंघा है। एक तो स्मेल देना और एक स्मेल लेना, दोनों होते हैं। किसी में से स्मेल आ रही है, वो उसमें आई नहीं लगेगा, मैं स्मेल ग्रहण कर रहा हूँ, सूंघ रहा हूँ, है ना। तो उस केस में ऐसे बोल दिया आई एम स्मेलिंग दिस फ्लावर्स। अगर उन फूलों को आई एम स्मेलिंग दीज फ्लावर्स, मैं उन फूलों को स्मेल कर रहा हूं, तो आप देखोगे यहां पे इसमें जो स्मेलिंग है वो एकदम परफेक्टली यूज हो जाएगा। ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, क्योंकि इसमें एक्शन जो है वो सब्जेक्ट खुद कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, कितने लोगों को यहां तक चीजें समझ में आ गई? ऐसे लुक को भी आप यूज कर सकते हैं। सी लुक्स ब्यूटीफुल, सी इज लुकिंग ब्यूटीफुल। सी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, ये गलत हो जाएगा। सुनने में आपको सही लग रहा है सी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, बट ये गलत है। पता है क्यों? वह ब्यूटीफुल देख रही है, गलत है भाई। वो ब्यूटीफुल दिख रही है, वो सुंदर दिख रही है, तो उसका कसूर नहीं है, देखने वाले का कसूर है। मैं देख रहा हूं तब ना वो ब्यूटीफुल दिख रही है, तो देखने का काम ये नहीं कर रही, ये तो सिर्फ दिख रही है, चुपचाप खड़ी है, देखने का काम कोई और कर रहा है। तो सी लुक्स ब्यूटीफुल करना पड़ेगा, ठीक है। और यहीं पर अगर ऐसे लिख दिया होता सी इज लुकिंग
at me happily. वो मुझे बड़े प्यार से देख रही है, तो यहां ऑब्जेक्ट आ गया, तो अब ये एक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है, वो देख रही है मुझे, तो यहां ये लुकिंग सही है। इसमें इनवॉलेंट्री एक्शन है, इसमें वॉलेंट्री एक्शन है। होप सो कि अब आपको ये पूरी तरह से पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियरली समझ में आ गया होगा डेफिनेटली। अब आपको वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री यानी कि आईएनजी वाईएनजी का कोई चक्कर परेशान नहीं करेगा। बस अभी आप मुझे इतना बता दीजिए, ठीक है, ब्यूटीफुल, सही है। अभी बस मुझे आप इतना बता दीजिए कि वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री का शुरू से लेके अब तक जो कुछ भी मैंने समझाया है, क्या आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई या नहीं? यस और नो फटाफट से अभी बता दो, कमेंट करके अभी बताओ क्या सब कुछ क्लियरली। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा समझ में आया होगा, क्योंकि मैं किसी भी तरह से यहां पे कुछ भी कमी नहीं छोड़ता समझाते समय, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा पार्ट अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और बढ़िया इंटरेस्टिंग सा लेके। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।